ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 14 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. And I have already delivered 13 lectures. We are doing in combined in toto. That is chapter 3 and chapter 4. When I say chapter 3, that is double entry, and when I say chapter 4, that is recording of transactions. But मैं इन दोनों को मिक्स करा रहा हूँ because the conceptually तभी आपको सारी बातें क्लियर होंगी. बेटे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस की बातें बताई. आई हैव टोल्ड यू अकाउंटिंग इक्वेशन, आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट इमीडिएटली इन द लास्ट टू लेक्चर समथिंग अबाउट स्पेशल प्राइम एंट्री बुक्स, कैश बुक. We have discussed what is the meaning of a petty cash book and how we prepare these cash books. आज के इस लेक्चर नंबर 14 में मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जा रहा हूं and I will be discussing the other prime entry books. बेटे prime entry books are also named as subsidiary books. They are also named as secondary books. They are also named as help books. Because I have told you that it is very difficult for an accountant. We have taken the example of a Nerolac Paints that it is difficult for an accountant to account for all the expenses, even the petty expenses, So we have prepared a separate cash book because in general there are some limitations. We cannot find out the detail and general will be so voluminous. So we have prepared cash book, and then in the last lecture number 13 I have told you why we prepare petty cash book, what is the relevance behind that. और आज के इस lecture number 14 में बेटे मैं भूपेश आनंद आपको 4 ऐसी बुक्स बता रहा हूं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. और आज हम एक कैप्लन का क्वेश्चन भी करने वाले हैं. बस बेटे आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें एंड यू हैव टू राइट ऑन समथिंग. थोड़ा सा ही लिखना बेटे, ज्यादा कुछ नहीं है. बट आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे, आप बिल्कुल लेट के नहीं पढ़ेंगे, बेड में तो बैठेंगे ही नहीं. और आप अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए. लेक्चर 14 प्राइम एंट्री बुक्स, प्रिंसिपल बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, प्रिंसिपल बुक्स, सेकेंडरी बुक्स, बेटे सोर्स एंट्री बुक्स. इट मींस ऐसी बुक्स जहां से हम सोर्स एंट्री से ही, सोर्स डॉक्यूमेंट से ही वी पास द एंट्रीज. दोज बुक्स आर नेम्ड एज प्राइम एंट्री बुक्स, ओरिजिनल सोर्स डबल एंट्री बुक्स. वी हैव डिस्कस, मैंने आपको कैश बुक जो बताई वो इसलिए बताई कि जनरल में कुछ नेगेटिव्स हैं, लिमिटेशंस हैं, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिटेल ऑफ डेली बेसिस, अगर आपको डिटेल चाहिए तो जनरल कैन नॉट गिव यू. सो फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर डे बुक्स. के लिए वी हैव टू प्रिपेयर डे बुक्स. विद इन डे बुक्स ऑल कैश ट्रांजेक्शंस को हम कैश बुक में लिखने वाले हैं. विद इन कैश ट्रांजेक्शंस जो पेटी कैश ट्रांजेक्शंस हैं वो हम पेटी कैश बुक में लिखने वाले हैं. नाउ आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अदर देन दैट. बेटे आप ये बताइए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ट्रांजैक्शंस किसकी होती हैं, ये बताइए बेटे जल्दी से. मैं एक कोटेशन के साथ आज के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. It means if you are positive, you will attract positive. If you will have negative thoughts, you will attract negativity. बेटे ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ऑल सब कुछ ऐसे ही बना है. आप जो सोचते हैं पेपर डिफिकल्ट आएगा, मैं इस बार पास नहीं हूंगा, बेटे भगवान कहता है तथास्तु नहीं होगा. बिकॉज जो आप सोचते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. आपने सीक्रेट मूवी देखी है? द सीक्रेट. इट मींस यू हैव टू ऑलवेज बी पॉजिटिव. आप अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद जर्नी. आज के इस लेक्चर में मैंने आपको परचेज बुक के बारे में बताना है. उसके बाद मैंने आपको सेल्स बुक के बारे में बताना है. उसके बाद मैंने आपको परचेज रिटर्न बुक के बारे में बताना है. फिर मैंने आपको सेल्स रिटर्न बुक के बारे में बताना है. थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं. और फिर हम क्या करेंगे, आप ही के कैप्लॉन से आज हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं. आज हम एक क्वेश्चन करेंगे. आप देखिए ये क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन है, आप देख लो. ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है. इलस्ट्रेशन 1 करेंगे. कैप्लॉन चैप्टर नंबर 3 डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. दे हैव गिवन अ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल illustration in regard to sales book, in regard to purchase book,
एंड इन रिगार्ड टू परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो आज हम इस लेक्चर को बड़ा इंपॉर्टेंटली इंटरेस्टिंगली समझ रहे हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले थोड़ी सी मेरी कहानी को सुन लीजिए, बिकॉज मेरी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। माई स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप स्टोरी सुनते हैं ना तो आपको इजीली सारी बातें क्लियर हो जाती है, यू कैन इजीली रिलेट दैट। तो आने वाले नेक्स्ट 5 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी कहानी स्टार्ट होती है, मेरी चर्चा स्टार्ट होती है, माई लॉजिक्स आर स्टार्टिंग। बेटे आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू दैट वेन एवर अ बिजनेस स्टार्ट्स, वेन एवर अ पर्सन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, whenever a individual, a sole proprietor, a partner, a company, बेटे जब भी नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो दैट इज जनरली स्टार्टेड एट द स्मॉल लेवल। अब स्मॉल लेवल में ट्रांजैक्शंस ही कम होती हैं, तो जब ट्रांजैक्शंस कम होती हैं तो बेटे आप सारी ट्रांजैक्शंस को जनरल में पास कर सकते हैं बाय जनरल एंट्रीज, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 9, दैट हाउ टू पास जनरल एंट्रीज। तो बेटे अगर आप कैश की ट्रांजैक्शंस देखें, आप सैलरी की ट्रांजैक्शंस देखें, कैपिटल की ट्रांजैक्शंस देखें, गुड्स की ट्रांजैक्शंस देखें, मैं तो कहता हूं कोई भी ट्रांजैक्शंस क्योंकि क्वांटम कम होता है तो आप उसका जनरल एंट्रीज प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग जनरल एंट्रीज यू हैव टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। लेजर अकाउंट्स मैंने बताया नहीं, लेक्चर 15, लेक्चर 16, लेक्चर 17, 3 लेक्चर्स बेटे मैंने लेजर अकाउंट्स के लिए अलॉट किए हैं। और उसके बाद लेक्चर 19 और लेक्चर 18 और 19 बेटे मैंने रेट किए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, कैप्लॉन के, पीबीपी के, ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग वाले भी, इलस्ट्रेशन भी, सब करेंगे बेटे। हम प्रैक्टिस करेंगे। 2 लेक्चर्स मैंने प्रैक्टिस के लिए मेंशन कर दिए, बिकॉज दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी कहानी सुनेंगे। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं, वेन एवर देर इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन then they can directly do it with the help of general। बेटे जनरल से ही काम हो सकता है। जनरल मतलब जनरल एंट्रीज आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रिपेयर अ जनरल बुक, एंड बाय प्रिपेयरिंग दैट जनरल बुक यू कैन डायरेक्टली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। और अभी ये स्टेप मैंने बताना है कि बेटे जनरल के बाद यू हैव टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। इसी आज नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे लेजर अकाउंट्स। इट मींस you will prepare a separate account, ledger account for cash। आप एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे परचेजेस के लिए, जो आपने गुड्स परचेज की। आप एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे सेल्स के लिए। आप एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे वेजेस के लिए। इट मींस जो भी आपने जनरल एंट्रीज में अकाउंट्स को डेबिट किया और क्रेडिट किया, you can prepare a separate account for that। You can classify all the transactions of that account in that account, ledger account। You can find out the balance and job will be okay। But the point is, in case of medium organizations, in case of large organizations, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, just have a visualization of JK Cement। I have told you पतंजलि, फेविकोल, डाबर, आप इन सभी की ट्रांजैक्शंस को सोचिए। Amazon, फ्लिपकार्ट, कितनी ट्रांजैक्शंस रेगुलरली ये करते होंगे, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। और बेटे कुछ ट्रांजैक्शंस कैश की होती है, कुछ क्रेडिट की होती है, कुछ गुड्स की होती है। तो बेटर ये रहता है, अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इट इज बेटर टू प्रिपेयर सम सब्सिडरी, सम प्रिंसिपल, सम प्राइम एंट्री बुक्स भी अलग से बनाएं, अलग से सेपरेट रजिस्टर बना दें सबका। जैसे आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो मुख्य तौर पर आई कैन से द मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस विल बी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस विल बी देयर, और बेटे गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब गुड्स खरीद रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं। If you see any organization, I repeat, in large organizations there are huge cash transactions। तो बेटे कैश ट्रांजैक्शंस क्योंकि ज्यादा होती है तो हमने प्रिंसिपल बुक अलग से प्रिपेयर करी थी, कैश बुक अलग से प्रिपेयर कर दिया। वी हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट कैश बुक फॉर ऑल दोस कैश ट्रांजैक्शंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 लेक्चर्स। तो बेटे जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी हम उसकी जनरल एंट्रीज पास नहीं करेंगे, नहीं हम जनरल एंट्रीज पास नहीं करेंगे। वी विल प्रिपेयर अ कैश बुक, और लास्ट में जब कैश बुक का बैलेंस आएगा दैट वी विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। इवन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट ऑफ कैश। But if there is a small organization and you are passing journal entries, then we can prepare a cash account। But in case of large organizations, बेटे बड़ी organizations में कुछ भी कंपल्सरी नहीं है that you should prepare
जर्नल एंट्रीज एंड देन लेजर अकाउंट्स। अगर आपने कैश बुक बनाया, कैश बुक का बैलेंस डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? एक बच्चा घबरा गया, बेटे मैंने अभी तक बताया नहीं व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, दैट इज द लास्ट स्टेप। अभी देखेंगे, समरी है लेजर अकाउंट्स की। अभी तो लेजर अकाउंट भी नहीं बताया, तो हाउ आई कैन टेल यू ट्रायल बैलेंस? मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं कि दैट इफ यू सी एनी ऑर्गेनाइजेशन, लेट इट बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेट इट बी क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम, तो बेटे उनका मेन वर्क क्या है, मेन ऑपरेशंस क्या है? मेन उनके ट्रांजैक्शंस हैं कैश को तो कैश बुक में लिख लिया। दूसरी है गुड्स की ट्रांजैक्शंस। गुड्स बेटे वो परचेज भी कर रहे हैं, गुड्स सेल भी कर रहे हैं। अब गुड्स होती क्या है? गुड्स हैव अ डेफिनेशन, दोस goods which you are buying for resale purpose. I repeat, बेटे जो आप दोबारा से बेचने के लिए खरीदते हो, उसको फर्दर प्रोसेस करके या विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, द लॉजिक इज यू वांट टू सेल दैट, डोंट वांट टू कीप इट विद योर सेल्फ, बेटे उसको बोलते हैं गुड्स। तो आप देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लिखना है ह्यूज कैश ट्रांजैक्शंस होगी और ह्यूज गुड्स ट्रांजैक्शन। बेटे ये जो ट्रांजैक्शंस है ना, ये तो कैश बुक में चली जाएंगी, और ये जो गुड्स की ट्रांजैक्शंस हैं बेटे, चार मैंने एरोज बनाए हैं। गुड्स परचेज्ड, बेटे पहली बात गुड्स परचेज बड़ी सारी होती हैं, तो जो भी गुड्स परचेज्ड हैं हम उसका एक सेपरेट बुक बनाएंगे एंड दैट बुक विल बी नेम्ड एज परचेज डे बुक। That book will be named as purchase day book. बेटे उसका नाम है परचेज डे बुक। सिमिलरली जो भी ट्रांजैक्शंस बेटे सेल्स बड़ी ज्यादा होती हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं गुड्स सोल्ड। इट मींस ऑल दोज गुड्स विच आर सोल्ड वी विल राइट डाउन इन सेल्स डे बुक। बेटे उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम सेल्स डे बुक में मेंशन करेंगे। It means if I am preparing a purchase day book, I will not pass journal entries for purchases. बेटे अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम मैंने जर्नल एंट्री पास करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बट इफ इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर ह्यूज ट्रांजैक्शंस, तो आई विल नॉट पास द जर्नल एंट्री फॉर दैट, रादर आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट बुक फॉर दैट एंड ऑल दोस परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन दोस परचेज डे बुक, ऑल दोस सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन दोस सेल्स डे बुक। अब बेटे आप ये बताइए, जहां पे गांव होगा चोर भी वहीं पे आएंगे। अब आप जब परचेज करेंगे तो इट कैन बी पॉसिबल दैट सप्लायर हैज नॉट गिवन यू द गुड्स एज पर द क्वालिटी और देयर मे बी सम डिफेक्टिव गुड्स, तो आप क्या करेंगे, उन गुड्स को बाय क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो गुड्स परचेज, जो आपने गुड्स खरीदी थी उनको वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न बुक। बेटे कौन कर रहा है, किसको कर रहे हो? आप सप्लायर को कर रहे हो। बेटे सप्लायर को कर रहे हो। सप्लायर का मतलब कौन? The goods from where you have bought it, that person is named as a supplier and you are returning the goods to that particular supplier. Similarly, जब आपने सामान बनाकर बेचा, मैकडॉनल्ड्स में आप बर्गर खाने गए और बर्गर में कुछ डिफेक्ट था, तो आपने गुड्स वापस कर दी, सो कस्टमर्स भी तो रिटर्न करेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे सेल्स, आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक, सो डे बुक। All are day books, my dear friend. I have not written day, so you can write down day. It means I will be preparing 4 separate books. मैं 4 अलग से बुक्स बनाऊंगा जो गुड्स से रिलेट कर रही हैं। गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, गुड्स रिटर्न। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो भी बुक्स आप प्रिपेयर करेंगे, आई विल नॉट प्रिपेयर अ सेपरेट लेजर अकाउंट फॉर दैट। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, if you see in any accounting year, in any company, in any organizations, बेटे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन गुड्स की होती है और कैश की होती है। और कैश के लिए मैंने कैश बुक बनाई, गुड्स के लिए मैंने सब्सिडी बुक्स प्रिपेयर कर दी, प्राइम एंट्री बुक्स प्रिपेयर की। बाकी जो बची खुची एंट्रीज रह जाती हैं, जैसे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, बेटे कभी कभी खरीदा जाता है तो उसका हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट कभी कभी होता है, वी विल पास अ जर्नल एंट्री फॉर दैट। क्लोजिंग स्टॉक, वी विल पास अ जर्नल एंट्री फॉर दैट। इट मींस जो थोड़ी सी रह गई, बची खुची खुरचन, उसका हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। बट जो मैक्सिमम ग्रेट आइटम्स हैं, ह्यूज वॉल्यूमिनस आइटम्स हैं, कैश आइटम्स, कैश बुक
गुड्स आइटम 4 बुक्स प्रिपेयर कर दी। अब आपको यह समझना है कि इसमें गुड्स में विच आर द कंडीशंस विच आर नेसेसरी, देन ओनली वी कैन पास और वी कैन रिकॉर्ड इन दोज बुक्स। बेटे 2 कंडीशंस है बड़ी इंपॉर्टेंट, तो मैं आज वो 2 कंडीशंस बता रहा हूं। तो जब आप परचेज डे बुक बनाए, जब आप सेल्स डे बुक बनाए, जब आप परचेज रिटर्न बुक बनाए, जब आप सेल्स रिटर्न डे बुक बनाए, आप गुड्स से रिलेटेड कोई भी बुक बना रहे हैं, तो आपको 2 कंडीशंस चेक करनी है, दैट दीज 2 कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट विच यू मस्ट मेंटेन, विच यू मस्ट फुलफिल, देन ओनली यू कैन पास द एंट्रीज इन दीज बुक्स। तो बेटे फर्स्ट कंडीशन है कि दैट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिकॉज इफ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन तो वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटे अगर वो कैश ट्रांजैक्शन होगी, इसका मतलब आपने अगर कैश परचेजेस किए तो बेटे वो कैश बुक में आएगा, परचेज डे बुक में नहीं आएगा। कैश सेल्स हुआ है तो बेटे कैश बुक में आएगा, सेल्स बुक में नहीं आएगा। You are getting a point. The first condition is if you want to record in these prime entry books, goods related books, then the first condition is that those transactions should be credit in nature. क्योंकि अगर कैश का होगा तो we must have already passed the entry, उसमें फिर टेंशन लेने का नहीं। तो बेटे प्री कंडीशंस में लिख रहे हैं which are not recorded in the principal books, पहली कंडीशन। And second is it should be covered under the definition of goods. For a property dealer, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, for a property dealer who is dealing in properties, let it be DLF properties, let it be Ansal properties, बेटे इनका काम ही क्या है, फ्लैट्स को बेचना, फ्लैट्स को खरीदना। तो फ्लैट्स फॉर Ansal properties, फॉर DLF are goods because they are not keeping it for use purpose, rather they are keeping it for selling it, reselling it, earning a profit। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपको ये चेक करना है कि वो गुड्स की डेफिनेशन में आए। सपोजिंगली आपका मेन वर्क है दैट यू सेल प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में आप डील करते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी इज योर गुड because you are buying it and you are selling it for profit, you are not keeping it for use purpose। तो बेटे 2 conditions बड़ी इंपॉर्टेंट है। if you want to enter into sales day book, purchase day book, purchase return book and sales return book, first is it should not be a cash transaction and second is it should fall under the definition of good। purchase return मैंने आपको अभी बताया what I mean by purchase return। if there is a return then I can only write down in the purchase return day book if that transaction is a credit transaction। बेटे उस परचेज रिटर्न में अभी उधार में सामान गया था और वो वापस आ गई, तभी मैं परचेज रिटर्न डे बुक में लिखूंगा। सपोजिंगली आपने कैश परचेज किया था और वो रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न डे बुक में नहीं आएगा। इसी तरह से सेल्स, कैश सेल्स किया था या क्रेडिट सेल्स किया था और वो रिटर्न में आई, तब तो सेल्स डे रिटर्न में आएगा। बट अगर कैश सेल्स हुआ था और कस्टमर ने पैसे दे दिए थे, फिर कस्टमर ने वो गुड्स रिटर्न कर दी, सो दैट विल नॉट कम इन सेल्स डे रिटर्न बुक, रादर इट विल कम अंडर कैश बुक। आपको बस ये देखना है कि देयर हैज टू बी फुलफिलमेंट ऑफ दीज 2 कंडीशंस। फर्स्ट इज इट शुड नॉट बी अ कैश ट्रांजैक्शन, it should be a credit transaction, and second is it should fall under the definition of goods। ठीक है सर, तो लिख लिया आप सभी ने लिखा? बेटे बड़ी ही प्यारी सी बात है मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने अपनी कहानी खत्म कर दी है सर, खत्म कर दी। बेटे अब आपको थोड़ा सा लिखना है परचेज डे बुक के बारे में और फिर हम डायरेक्टली कैप्लॉन के क्वेश्चन में आ जाएंगे, सॉल्व करेंगे, हवन करेंगे। आइए परचेज डे बुक लिखे तो ज्यादा अच्छा। बेटे मेरी गलती है, आई हैव नॉट रिटन डे, मैं तो कहता हूं डे लिखें बिकॉज ऑल आर डे बुक्स। परचेज डे बुक, इट इज यूज टू रिकॉर्ड, वैसे ही मैंने थोड़ा सा कम लिखा है, आप जल्दी लिख लें। इट इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस। आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स, ऑल क्रेडिट परचेजेस। बेटे कैश परचेजेस तो आएंगी नहीं, कैश परचेजेस तो कैश ट्रांजैक्शन है, वो तो कैश बुक में चली जाएगी। एंड ऑफ गुड्स, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। इट मींस
वो दो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है. It should not be a cash transaction and it should fall in the definition of good. Second is, it is not used for recording cash purchases. It means purchase day book is not used. It का मतलब क्या है? Purchase day book is not used for cash transactions because we have to pass all cash transactions. Those are to be routed through cash book. So we will not use purchase day book in those circumstances. Other than goods, it means if I purchase plant and machinery and I am not dealing in plant and machinery, my main product is I am Parle-G biscuits, I am manufacturing biscuits, cakes, but I have purchased a machinery for to manufacture those biscuits or cakes. So that machinery which I have purchased for producing my goods, that machinery is not will fall under the definition of good. बेटे वो machinery goods की definition में नहीं आएगी. ठीक है जी. नेक्स्ट लिखिए सेल्स डे बुक. एक बार लिख लेते हैं बेटा, फिर आगे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं. इट इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. पहली बात क्रेडिट सेल होना चाहिए, दूसरी बात गुड्स का होना चाहिए. एंड इट इज नॉट यूज फॉर कैश सेल्स. बड़ा सिंपल है बेटे, कैश सेल्स एंड अदर देन गुड्स. कैश सेल्स तो कैश बुक में आ ही जाएगा. मैं आ गया बेटा फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है. मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं. इन दैट यू शुड नो हाउ वी प्रिपेयर अ परचेज डे बुक, हाउ वी प्रिपेयर अ सेल्स डे बुक. बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है बेटे. आप जब परचेज करते हो तो परचेज कहां से करते हो? सप्लायर से. और जब आप सेल करते हो तो सेल किसको करते हो? कस्टमर को. तो परचेज डे बुक में 3 कॉलम है, सेल्स डे बुक में भी 3 कॉलम है, परचेज रिटर्न डे बुक में भी 3 कॉलम है, सेल्स रिटर्न डे बुक में भी 3 ही कॉलम है. बट व्हेन आई से फर्स्ट कॉलम वो डेट का है बेटा, और लास्ट कॉलम अमाउंट का है. लेकिन ये जो बीच का कॉलम है ना, परचेज के केस में सप्लायर का होगा, बिकॉज यू परचेज फ्रॉम सप्लायर. तो हम वहां पे सप्लायर की डिटेल्स लिखेंगे. तो 3 कॉलम है बेटा. देखो फॉर्मेट ऑफ परचेज डे बुक, डाटा, डेट, सप्लायर, अमाउंट. और जब हम टोटल करेंगे तो इसको हम बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं टोटल ऑफ परचेजेस. टोटल परचेजेस आप चेक कर लिए, टोटल परचेजेस. ठीक है जी. फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक बिल्कुल सेम है, बस यहां पर हमारा आ गया कस्टमर. वहां पे ऊपर देखिए तो लिखा हुआ सप्लायर. परचेज में लिखा है सप्लायर बिकॉज वी परचेज फ्रॉम सप्लायर एंड वी सेल टू अ कस्टमर. सो सेल्स में कस्टमर का नाम आएगा, परचेज में किसका नाम आएगा? सप्लायर का. ठीक है जी. आ जाइए नेक्स्ट लिखिए परचेज रिटर्न बुक. एंड इन सम बुक्स दे हैव रिटन इट एज रिटर्न आउटवर्ड बुक. Now there are 2 conditions again if you want to record those transactions in your purchase return book. First is it records goods returned by trader to supplier because we have purchased from supplier. Now we are returning goods to supplier. So first point is it will be recorded when goods are returned by trader to supplier due to any reason. defective थे, quality नहीं थी, या as per the agreement नहीं था, money is not received. यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कैश नहीं होना चाहिए. पहले जब आपने खरीदा था तो कैश परचेज नहीं था. देन ओनली वी विल राइट डाउन इन परचेज रिटर्न बुक. अब बेटे सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक भी कह सकते हैं. इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर. बेटे हम बेचते किसको है? कस्टमर को. इसका मतलब रिटर्न हमें कौन करेगा? क्योंकि हमारी गुड्स भी तो डिफेक्टिव हो सकती हैं. तो कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है, हम आगे सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं. हम कौन? बिजनेस. एज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आई विल बी प्रिपेयरिंग सेपरेट बुक फॉर गुड्स. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक. और जनरली देखा गया कि परचेज बुक के साथ ही ना आप उसका छोटा सा परचेज रिटर्न डे बुक बना दीजिए. सेल्स बुक के साथ आप सेल्स रिटर्न डे बुक बना दीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो आपस में रिलेट करते हैं और कोई टेंशन वाली बात है नहीं. बट मनी नॉट रिफंडेड. आराम से बेटे लिख लें. इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू द ट्रेडर बट द मनी इज नॉट रिफंडेड. बेटे कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, इस बात को आपने समझना है. मैं भूपेश आनंद आपके सामने आ गया हूं और बेटे मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं. और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पीपीटीज में भी दिया हुआ, तो आप एक बार पहले पीपीटीज निकाल लीजिए. मैं फिर आ रहा हूं, अभी मैंने सीन चेंज नहीं किया.
आप जल्दी से पीपीटीज निकालिए और मुझे बताइए कि पीपीटीज में आप चैप्टर 4 की पीपीटी निकालिए मेरे दोस्त। चैप्टर 4 में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स प्रैक्टिस, लास्ट में आ जाइए पहले। चैप्टर 4 बेटे मैंने तो निकाल भी लिया। चैप्टर 4 आप चेक करिए जी, स्क्रीन चेंज कर दी मैंने। चैप्टर 4, रामू had receivables of $4,500 at the start of 2005। ठीक है जी, at the start of 2005 during the year 31st December 2005 he makes credit sales of 45,000 and receives cash of 46,500 from credit customers. What is the balance on the receivable account at 31st December? बेटे पहली बात, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने शायद गलत निकाल दिया। ये अकाउंट की बात हो रही है, मैंने अभी अकाउंट आपको बताया नहीं, हाउ टू प्रिपेयर रिसीवेबल अकाउंट। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए डेफर कर रहा हूं। आप क्या करें, अपनी पहले कैप्लॉन की बुक देख लें, और बेटे कैप्लॉन की बुक में से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है। आप देखिए जी, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक जो दिया है उसकी इलस्ट्रेशन 1 निकाल लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन 1 कैलकुलेट कर लें, 1 निकाल लें। मैं रुक गया हूं। मिस्टर किपलर रिंग, आराम से देख लीजिए क्या ये सबको मिल गया। मिस्टर किपलर लिंग रन्स अ बिजनेस प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट फॉर बेकरीज। बहुत बढ़िया बेटे, जैसे मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाता है, ऐसे ही कुछ बेकरीज का काम करते हैं, केक्स बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, उसके लिए बड़े बड़े ओवन चाहिए होते हैं। जैसे डोमिनोज पिज्जा आपने देखा, डोमिनोज पिज्जा बनाता है, बट उसके लिए उनको बड़े बड़े ओवन्स चाहिए होते हैं। वो जो ओवन्स हैं, वो जो मशीनरीज हैं, वो ये वाली कंपनी किपर प्रोवाइड करती है इक्विपमेंट्स टू द बेकरीज। मेक्स अ नोट ऑफ सेल्स, और उन्होंने कुछ सेल किया है, सेल एंड परचेजेस ऑन क्रेडिट। तो बेटे पहली कंडीशन है, इट शुड बी ऑन क्रेडिट एंड एसोसिएटेड रिटर्न्स, बट ही इज नॉट श्योर दैट द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स। राइट अप द फॉलोइंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अराइजिंग इन द फर्स्ट 2 वीक्स। बेटे उन्होंने कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस किए हैं, सेल और परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स है फॉर दैट कंपनी हु इज डीलिंग इन दोज इक्विपमेंट्स। फॉर दैट कंपनी दीज आर गुड्स। बेटे गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है, क्योंकि वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो अपने यूज के लिए नहीं रख रहे, दे आर कीपिंग इट फॉर द सेल पर्पस। ठीक है जी। तो 1 अगस्त तो रेलेवेंट डे बुक्स कह रहे जी बना के दिखाओ। ठीक है, ओके। 1 अगस्त को मिसेस बेकवेल परचेजेस केक टिन्स एट अ कॉस्ट ऑफ 500। इट मीन्स ये जो कंपनी है कीपर इज अ बिजनेस एंटिटी एंड वी हैव टू प्रिपेयर बुक्स फॉर कीपर। नाउ मिसेस बेकवेल इज अ कस्टमर। Mrs. Bakewell is a customer for Keeper. Mrs. Bakewell purchases goods, cake tins at a cost of 500. ठीक है जी। तो इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं, कीपर है सोल्ड टिन्स टू बेकवेल। तो कीपर के सेल्स डे बुक में आएगा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कीपर and we are preparing subsidiary books, we are preparing prime entry books for keeper। बेटे तभी एंट्री कर सकते हैं। पहली बात, it should fall under the definition of goods। बेटे कीपर की तो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है, एंड सेकंड इज इट शुड बी क्रेडिट। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हैं। आप देखिए इसको हमने सेल्स डे बुक में यहां लिखा हुआ है बेटे, ये देखिए ये 500 रुपए की हमने एंट्री ये कर दी बेटे, सेल्स डे बुक ये प्रिपेयर की। इसी के साथ हमने सेल्स रिटर्न बुक बनाई,
पहले फॉर्मेट बना देंगे। ये बेटे परचेज रिटर्न बुक है, परचेज डे बुक है, परचेज रिटर्न बुक है। बड़ा सिंपल है बेटे, कुछ ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। ये देखिए, एक कॉलम किसका है, डेट का, एक कॉलम किसका है, पर्टिकुलर्स का, और लास्ट कॉलम किसका है, अमाउंट का, जैसे अभी अभी अपने फॉर्मेट प्रिपेयर किए। और ये आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी, टोटल परचेजेस आ जाएंगी, ये टोटल परचेजेस आ गई। सिमिलरली टोटल परचेज रिटर्न्स आ गई, एंड सिमिलरली टोटल सेल्स रिटर्न आ गई। बट वी विल प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। हम देखते हैं बेटे, पहला बताओ, सेल्स की एंट्री समझ आ रही है? तो सेल्स डे बुक में मैंने डेट लिखा, उस सब कस्टमर का नाम लिखा और अमाउंट लिखा। ठीक है जी, नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर 1 अगस्त में सेकेंड ट्रांजैक्शन है। मिस्टर कीपर परचेज इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 फ्रॉम होलसेलर्स ऑफ टिन पॉट लिमिटेड। आई एम प्रिपेयरिंग बुक्स फॉर कीपर। नाउ कीपर हैज परचेज सम equipments from the wholesalers because he want to sell to the customers. So for keeper, these will be purchases, and we have purchased from suppliers, and these are credit, and that will be fall under the definition of goods. So I will record in purchase day book of keeper, and the name of the supplier is Tin Pot Limited. इतना सिंपल है बेटे कि मैं क्या बताऊं, मुझे शर्म आ रही करते हो। तो मैं क्या करूंगा, परचेज डे बुक में आ जाऊंगा। आराम से देखिए, परचेज डे बुक में मैंने लिखा, ये देखिए टिन पॉट लिमिटेड से 1 अगस्त, ये 1 अगस्त से टिन पॉट से मैंने 2000 के गुड्स परचेज किए। लिखना है और क्या करना है, कोई एंट्री थोड़ी कर रहे हैं। दिस इज जस्ट, वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग द परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस इन प्राइम एंट्री बुक, सो दैट देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर जर्नल। मिस्टर कीपर लिंक्स रिटर्न गुड्स of 150 to another supplier, कुक। बेटे उसने कुक से कभी सामान खरीदा होगा, वो 1 अगस्त से पहले की बात होगी। वी आर गिवन ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 अगस्त फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ ही दी हुई है, ये फॉर दिस मंथ ही ट्रांजैक्शन गिवन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कीपर हैज परचेज गुड्स फ्रॉम एनी अदर सप्लायर नेम्ड एज कुक प्रायर टू अगस्त। अब उसको लगा कि आज ये गुड्स खराब हैं तो मैं रिटर्न कर रहा हूं। नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज डे रिटर्न बुक if this will fall under the definition of goods, and if it is a credit, it means you have not made the payment. कीपर ने अभी पेमेंट नहीं की, तो कीपर ने पेमेंट नहीं की, वो बात मॉर्निंग में स्टार्टिंग में उन्होंने क्लियर कर दी है। एंड गुड्स है, ये बात भी क्लियर कर दी है। तो ये बताइए, ये रिटर्न बुक में आएगा, परचेज रिटर्न बुक में आ जाइए, आप परचेज के साथ प्रिपेयर कीजिए। ये देखिए बेटे, परचेज रिटर्न बुक, कुक को आपने $150 का सामान वापस कर दिया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटे। 3 अगस्त में आ गया, जैक फ्लैप बायज इक्विपमेंट विच कॉस्ट 1200। तो जैक फ्लैप इज अ कस्टमर फॉर कीपर। आई एम प्रिपेयरिंग बुक्स फॉर कीपर, सो इट मीन्स इट इज अ सेल फॉर कीपर। इट मीन्स इफ इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड इट इज अ गुड, then I will write down in the sales day book of keeper। जरा चेक करते हैं, क्या 1200 की एंट्री हमने सेल्स बुक में किया हुआ है? यस, वी हैव डन ऑन 3 अगस्त। ये देखो बेटा, 1200 का $1200। मिसेस बेकवेल रिटर्न्स 100 ऑफ गुड्स सप्लाई टू हर। देखिए मिसेस बेकवेल से तो ये खरीदा था, सबसे पहले ट्रांजैक्शन ही बेकवेल ने परचेज की थी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन वॉज ऑफ बेकवेल, ये चेक करिए, इसने 500 में से ये रिटर्न कर दिया। मिसेस बेकवेल रिटर्न 100 ऑफ गुड्स। इट मींस मिसेस बेकवेल इज अ कस्टमर फॉर कीपर। इट मींस कस्टमर हैज रिटर्न द गुड्स। इट मींस इट इज अ सेल्स रिटर्न। इफ इट इज अ गुड एंड इफ इट इज credit, it means payment is not being done, then I will write down in sales return day book. तो जरा चेक करते हैं क्या सेल्स रिटर्न डे बुक में हमने लिखा है. यस, ये देखिए मिसेस बेकवेल $100. इजी है बेटा. बेटे चारों बुक्स बनाना बड़ा इजी है. आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है. वेरी इजी इफ यू फॉलो दोज लॉजिक्स, दोज कंसेप्ट्स. विक्टोरिया स्टैंड विच बायस अ न्यू ओवन. बेटे ये हमारा कस्टमर है. ही इज अ कस्टमर. कीपर का कस्टमर है बिकॉज उसने हमारे से न्यू ओवन खरीदा है $4,000 का.
तो सेल्स डे बुक में इसका एंट्री कर दीजिए। ये देखिए 4000 विक्टोरिया आ गया। बेटा बड़ा सिंपल है। यू हैव टू सी दैट वेदर इट इज परचेज और सेल, और वेदर इट इज क्रेडिट और कैश, एंड वेदर इट इज गुड और नॉट, ये देखना है, और कोई मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है जी। मैं आ गया जी अगस्त 5 में। मिस्टर कीपर परचेजेस बेकिंग ट्रेस फॉर 500 फ्रॉम सप्लायर टिन। Now, Keeper has purchased something. Keeper is a business for whom I am passing my entries. मैं Keeper का अकाउंटेंट हूं बेटे। I am accountant of Keeper. तो मैं Keeper के पॉइंट से सोचूंगा। Keeper has purchased something. So Keeper के लिए परचेज डे बुक में आना चाहिए। If it is a credit transaction and if it falls under the definition of goods, तो दोनों बातें पूरी हो रही हैं। मैं आ गया जी परचेज में। ये देखिए जी परचेज 500 टिन। ये देख लीजिए 5 अगस्त की ट्रांजैक्शन है। मैं आ गया जी 8 अगस्त। मिस्टर कीपर परचेजेस ओवन्स फॉर कॉस्टिंग 10,000 फ्रॉम हॉट स्टफ। अगेन इट इज अ परचेज। चेक करते हैं। ये लीजिए हॉट स्टफ $10,000 परचेजेस आ गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आ गए बेटे इजी है या मुश्किल है ये बताइए। 8 अगस्त मिस्टर कीपर लिंक रिटर्न इक्विपमेंट कॉस्टिंग 300 टू टिन पॉट। देखिए 3-4 सप्लायर्स हैं। दिस इज बीइंग रिटर्न टू टिन पॉट। इट मींस इट इज अ परचेज रिटर्न डे बुक ट्रांजैक्शन। तो जस्ट देखिए परचेज रिटर्न डे बुक में है टिन पॉट। यस टिन पॉट। दिस इज अ परचेज रिटर्न डे बुक। डेट है, सप्लायर है, अमाउंट है। डेट है, सप्लायर है, अमाउंट है। बेटे बड़ा ही इजी है। 3 कॉलम्स बनेंगे। डेट, अमाउंट, सप्लायर। डेट, डिटेल, अमाउंट। डिटेल में परचेज में आएगा सप्लायर, और सेल्स के रिलेटेड में आएगा कस्टमर। ठीक है जी। आइए टोटल करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लास्ट रह गई है, चेक कर लेते हैं। पेवल ओवा परचेजेस गुड्स कॉस्टिंग ₹2200। इट मींस पेवल ओवा इज माय कस्टमर। कीपर के लिए कस्टमर है, तो सेल्स बुक में आएगा 2200। ये देख लीजिए पेवल ओवा 2200, एंड दिस इज सेल्स डे बुक। आई हैव रिटन डेट, मैंने डेट लिखी। पेवल ओवा ने 9 को खरीदा है, एंड अमाउंट लिखा। उसके बाद आ जाइए बेटे मिसेस बेकवेल बायस सम ओवन प्रूफ डिशेस कॉस्टिंग $600। तो बेटे ये भी सेल है। सारी ट्रांजैक्शंस को पास करने के बाद आपने सेल्स डे बुक का टोटल करना है, सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल करना है, परचेज डे बुक का टोटल करना है, और परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल करना है। एंड दिस विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। हम इसका लेजर अकाउंट नहीं बना रहे, बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड सेपरेट अकाउंट्स बुक्स फॉर दिस। बेटे जिसकी बुक्स बनेंगी उसका हम लेजर अकाउंट पोस्ट नहीं करें। लेजर अकाउंट विल ओनली बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज ट्रांजैक्शंस जिसका हमने जर्नल एंट्री प्रिपेयर किया है। गोल्डन वर्ड्स बताए मैंने अभी। आप देखिए टोटल कर दिया 8500, $100 सेल्स रिटर्न, और परचेजेस देख लीजिए 12,500 और 450। डायरेक्टली वी विल ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। बेटा इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ACCA, फॉर F3, फॉर FIA, फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वी आर डूइंग चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मिक्स में कर रहे हैं बेटे। जैसे च्यवनप्राश होता है, मिक्सचर, बिकॉज दीज 2 चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड। तो बेटे यहां पर आपकी प्रिंसिपल एंट्री बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं। आज का लेक्चर 14 है, लेक्चर 15, लेक्चर 16, लेक्चर 17, 3 लेक्चर्स मैंने लेजर अकाउंट्स के को डिवोट किए हैं। प्रीशियस लेक्चर्स हैं, आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। एंड आफ्टर दोस 3 लेक्चर्स मैंने 2 लेक्चर्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए सभी क्वेश्चंस करेंगे बेटे। कैप्लॉन के इलस्ट्रेशंस भी, ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग भी। Hope you are enjoying it. Be happy, be jolly, be cheerful.